नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। हमारी खास पेशकश कृषि की आत्मकथा में आपका स्वागत है। कृषि बिलों को लेकर घमासान जारी है। न किसान ना ही सरकार कोई भी पीछे हटने को तैयार है। ऐसे में जब इन बिलों को लेकर इतना घमासान मचा है तो यह भी जान लेना जरूरी है कि आखिर भारत में कृषि का इतिहास क्या रहा है और कैसे कृषि आज के इस मकाम तक पहुंची है। तो शुरू करते हैं कृषि की आत्मकथा। कृषि बिल को लेकर अन्नदाता सड़क पर है। दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले बैठे हैं। वो पूरी तैयारी के साथ यहां पहुंचे हैं। मगर भारत में कृषि कानूनों का इतिहास क्या रहा, वो कब अस्तित्व में आए, इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय कृषि से जुड़े इस अहम और मूलभूत सवाल का जवाब हमें भारतीय कृषि परिवारों पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO के नए सर्वे में मिलता है। एक औसत किसान परिवार महीने के 6,500 रुपए कमाता है, लेकिन ये पैसा आता कहां से? सर्वे बताता है कि किसान परिवार कई तरह के काम करता है जहां से उसे ये कमाई होती है। तो फिर फसल उगाने से कितनी कमाई होती है? इस पर सर्वे दिखाता है कि गन्ने की खेती सबसे फायदेमंद है, जबकि धान की खेती या साल के पहले हिस्से में गेहूं की खेती 6 महीने के एक मौसम में करीब 30,000 रुपए से ज्यादा की आमदनी देती है। ठीक, लेकिन किसान अपनी उपज बेचते किसे हैं? सबसे पहली बात, जितना भी धान या गेहूं का उत्पादन होता है उसमें से आधा हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बेचा जाता। इसे किसान का परिवार उपभोग करता है और जो भी बेचा जाता है उसका ज्यादातर हिस्सा निजी व्यापारी को बेचा जाता है, ना कि सरकारी मंडी या खरीद एजेंसी को। जो भी किसान खरीद एजेंसी को अपनी फसल बेचते हैं उनमें से बहुत कम किसान ये बताते हैं कि उन्हें अपने उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला। किसान अक्सर मूलभूत सुविधाओं जैसे कि पानी, बीज और कीटनाशकों की महंगी और बढ़ती कीमत का जिक्र करते हैं। ऐसे में उनकी लागत और उत्पादन के बीच कितना फर्क है? सर्वे के मुताबिक किसान परिवार को एक फसल के उत्पादन से जितनी कमाई होती है उसकी लागत कमाई करीब 30% से ज्यादा होती है। लागत के मामले में खाद सबसे महंगी है, जिसके बाद श्रमिकों पर होने वाला खर्च आता है। क्या यह आमदनी एक महीने तक पूरे परिवार के गुजारे के लिए काफी है? इसके लिए आपको किसानों के पास उपलब्ध जमीन और इससे होने वाली आय और खर्च पर नजरें दौड़ानी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक किसान परिवार के पास हर महीने अपने जरूरी खर्च निपटाने के लिए कम से कम 1 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी है। लेकिन तथ्य यह है कि 65% परिवारों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। मतलब ये कि 3 में से 2 किसान परिवार बमुश्किल ही महीने भर के गुजारे लायक कमा पाते हैं। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि यह तथ्य कर्ज की शक्ल अख्तियार कर लेता है। 50% से ज्यादा किसान परिवार कर्ज में डूबे हैं और ये कोई छोटा मोटा कर्ज नहीं है। देश में कर्ज में डूबे किसान के सिर पर आज औसतन 50,000 रुपयों का बोझ है। जो गरीब किसान 4,000 रुपए महीने से भी कम कमाते हैं उससे उनका पेट तक नहीं भरता। इस पर अगर उनके सिर पर 30,000 से ज्यादा रुपयों का कर्ज हो तो स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। हालांकि दक्षिणी राज्यों में कर्ज में डूबे किसानों की स्थिति कुछ बेहतर कही जा सकती है। ऐसे में किसान किससे उधार ले रहे हैं? जहां बड़े किसानों को बैंकों से आसानी से लोन मिल जाता है, वहीं गरीब किसानों को साहूकारों की रहमत पर निर्भर रहना पड़ता है। NSS का ये सर्वेक्षण चौंकाने वाला तो है ही, आंखें खोलने वाला भी है। किसानों को आज इस दयनीय स्थिति से बाहर निकालने की जरूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं जब आपकी जेब में पैसा तो होगा लेकिन खाने के लिए अनाज नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कृषि कानून कोई नया नहीं है, यह हम नहीं कह रहे, बल्कि
इतिहास इसका गवाह है। आखिर कब और किस वक्त ये बिल बनाए गए और इसमें कब कब क्या क्या संशोधन किया गया, ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानून कोई नया नहीं है। अगर कृषि बाजारों को निजी और सहकारी क्षेत्रों में विकसित किया जाना है और उन्हें एक स्तरीय प्रतिस्पर्धा का माहौल देना है जो विनियमित बाजारों में दिखाई देता है, तो राज्य एपीएमसी अधिनियमों के मौजूदा ढांचे को एक बदलाव से गुजरना होगा। अब आपको तफसील से बताते हैं। 9 सितंबर 2003 को एपीएमसी एक्ट का निर्माण किया गया। एपीएमसी द्वारा प्रशासित मौजूदा बाजारों के माध्यम से उत्पादकों को अपनी उपज बेचने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। धारा 26 और 27 के तहत एपीएमसी को इसके लिए विशेष रूप से जिम्मेदार बनाया गया है और मूल्य निर्धारण प्रणाली और बाजार क्षेत्र में होने वाले लेन देन में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। किसानों को बाजार के नेतृत्व वाली विस्तार सेवाएं प्रदान करना, किसानों द्वारा उसी दिन बेची गई कृषि उपज के लिए भुगतान सुनिश्चित करना, कृषि उपज में मूल्य संवर्धन के लिए गतिविधियों समेत कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, पब्लिक कृषि बाजारों के प्रबंधन में सार्वजनिक निजी भागीदारी को स्थापित और बढ़ावा देना है। सभी अनुबंध कृषि प्रायोजकों का जरूरी पंजीकरण, अनुबंध कृषि समझौतों की रिकॉर्डिंग, इस तरह के समझौते से उत्पन्न विवादों का समाधान, अनुबंध कृषि समझौतों द्वारा कवर की गई उपज पर बाजार शुल्क लगाने से छूट, उत्पादकों की उपाधि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करना या समझौते से उत्पन्न किसी भी दावे से उसकी भूमि पर कब्जा करना, अधिसूचित बाजारों से गुजरने की आवश्यकता के बिना किसानों के क्षेत्र से कृषि प्रायोजक को अनुबंधित करने के लिए कृषि उपज की सीधी बिक्री के लिए प्रावधान है। वहीं एपीएमसी एक्ट की धारा 42 के तहत किसी भी बाजार क्षेत्र में अधिसूचित कृषि वस्तुओं की बिक्री पर बाजार शुल्क के एकल बिंदु लेवी के प्रावधान के लिए किया गया प्रावधान और विभिन्न प्रकार की बिक्री पर बाजार शुल्क की ग्रेडेड लेवी तय करने के लिए राज्य सरकार को प्रदान किया गया विवेक। वहीं एपीएमसी एक्ट की धारा 50 के तहत निजी बाजार या उपभोक्ता बाजार और बाजार समिति के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिए बनाया गया प्रावधान है। 29 दिसंबर 2004 को इसमें कुछ और प्रावधान किए गए। बागवानी क्रांति को मजबूत करने और विस्तार करने के लिए फसल कटाई के बाद प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन पर ध्यान केंद्रित करना। इसके अलावा नीति को उत्पादन और लाभ के बीच के अंतर को पाटना चाहिए। यह महसूस किया गया कि एपीएमसी अधिनियमों में सुधार कृषि बाजारों के एक राष्ट्रव्यापी एकीकरण, निजी और सहकारी क्षेत्रों में कृषि बाजारों के उद्भव की सुविधा और बाजार के बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्रों के निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए आवश्यक थे। एपीएमसी और राज्य कृषि विपणन बोर्ड की भूमिका को विकास में परिवर्तित, उत्पादन और मांग के माहौल में बदलने की आवश्यकता थी। एपीएमसी और एसएएमबी को मुख्य रूप से ग्रेडिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग में शामिल किया जाना चाहिए। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार तैयार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नियम बनते हैं और खत्म होते हैं, लेकिन कृषि बिलों पर जो घमासान छिड़ा वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। किसानों के लिए कई नियम बने, कई कानून बने। उनमें से एक है गुरु समिति, जिसने किसानों के पक्ष में कई सिफारिशें रखी। यह रिपोर्ट आपकी नजर। किसानों के लिए कई नियम बने, कई कानून। उनमें से एक है गुरु समिति, जिसने किसानों के पक्ष में कई सिफारिशें रखी। गुरु समिति की सिफारिशों को देखने के लिए आरसीए जैन टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इनमें विधायी सुधार, संस्थागत और नीतिगत समर्थन उपायों की जांच करना शामिल है, ताकि ऋण का विस्तार किया जा सके।
और विपणन ढांचे का निर्माण किया जा सके। कृषि विपणन अवसंरचना और सहायक सेवाओं को स्थापित करने और संचालित करने के लिए निजी और सहकारी क्षेत्रों को सक्षम करें। लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों और विनियमित बाजारों से गुजरने की आवश्यकता के बिना उत्पादक क्षेत्रों और किसानों के खेतों से कृषि वस्तुओं का प्रत्यक्ष विपणन। प्रोसेसिंग या मार्केटिंग फर्मों की ओर से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कार्यक्रमों की अनुमति। एपीएमसी जिसके अधिकार क्षेत्र में अनुबंध कृषि समझौतों को दर्ज करना चाहिए और अपने अधिकार क्षेत्र में उचित कानूनी समर्थन के साथ निर्माता और प्रोसेसर के हितों के रक्षक के रूप में काम करना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कार्यक्रम के तहत कृषि या बागवानी उत्पादों की खरीदारी पर बाजार शुल्क, उपकर, कर्तव्यों, करों के माध्यम से करों को माफ या कम किया जाना चाहिए। खरीद से न्यूनतम समर्थन मूल्य को कम करने के लिए जरूरी है, खासकर अगर निजी क्षेत्र को कृषि उपज के विपणन में अपनी उचित भूमिका को बहाल करना है। वैकल्पिक नीति को बाजार बलों को कीमत निर्धारित करने और गिरते बाजारों में अपनी आय के संरक्षण के लिए किसानों को बीमा कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय सहायता देने की इजाजत देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच बातचीत बंद है, लेकिन दोनों ही तरफ से अपनी अपनी रणनीतियां तैयार की जा रही है। किसान आंदोलन तेज कर रहे हैं तो सरकार के अंदर मुलाकात का सिलसिला तेज हो चुका है। कोई इसकी पैरवी करता है तो कोई खिलाफत। वो पहुंच चुकी है और जब गल करिए प्रपोजल की कॉपी थी। एक तरफ किसान आंदोलन के हर रोज दिखते नए रंग हैं, तो दूसरी तरफ सुलह और समाधान की कोशिशों में लगी केंद्र, जिसे उम्मीद है कि किसान अभी भी उनका तैयार मसौदा कबूल करेंगे और फिर से बातचीत की मेज पर बैठने को तैयार हो। खेती कानूनों की खिलाफत में किसानों के दिल्ली मोर्चे को 20 दिन हो गए हैं, लेकिन किसान पीछे हटने को नाराजी हैं और ना ही सरकार किसानों की मांग को कबूल करने के मूड में। हम लोगों का लेकिन क्या ये बिल सियासत की भेंट चढ़ रही है और ये मौका है पॉलिटिशियन, प्रशासनिक अधिकारियों, अर्थशास्त्री और नीति निर्माताओं को इन बिल्स के बारे में समझने का। 3 कानून जो संसद की ओर से पारित किए गए हैं, वो किसानों को आर्थिक लाभ देने की दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं या नहीं। हमारे देश में जब हमारे जो आज तक किसान नौजवान शहीद हुए, हमारे बच्चे, हमारे भाई, जब गांव-गांव में उनकी तस्वीर जाएगी, गांव-गांव में उनका श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी उन भाइयों को, तो देखना पूरे देश में एक बार फिर से आंदोलन की ओर बहुत बड़ी संख्या में लोग बढ़कर आएंगे। सरकार का आरोप है कि जो कल तक कृषि बिलों की पैरवी करते थे, आज इसके कानूनों के विरोधी बन गए हैं। शोर प्रवचन की नीति बन गई है। बंद और घेराबंदी ने मुश्किलें खड़ी कर दी है। लेकिन ये 3 कानून कृषि सुधारों का हिस्सा है, ये केंद्र का कहना है। इससे किसानों की स्थिति बेहतर होगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी। कि भारत सरकार आपके हितों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आपको बार बार बातचीत का न्योता दिया जा चुका है। 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, बिंदुवार आपसे चर्चा हुई है। जो चीज़ आपने कन्विंस किया सरकार को, उसको अमेंड करने के लिए तैयार हैं और अभी भी कोई विषय है चर्चा करके उसका समाधान करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। इसमें कृषि विपणन के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, उत्पादन और विपणन के बीच संबंध स्थापित करना, किसानों और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए बाजार का विकास, प्रत्यक्ष विपणन को बढ़ावा देना, निजी और सहकारी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना शामिल है। कृषि विपणन के विकास के लिए निवेश करना, ये भी शामिल है। शंकर लाल गुरु कमेटी की रिपोर्ट।
29 जून 2001 को शंकरलाल गुरु कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें कई सिफारिशें की गई, जिनमें से एक में कृषि उपज विपणन समितियों यानी एपीएमसी को फिर से तैयार करना शामिल है। हालांकि तकनीकी रूप से किसान अपनी उपज को अपनी पसंद की मंडी में बेचने के लिए स्वतंत्र है। व्यवहारिक रूप से उसके पास अपने गांव में या खुदरा श्रृंखला प्रोसेसर थोक खरीदार को सीधे बेचने के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं। किसान को अपनी उपज को एक विनियमित बाजार में ले जाना पड़ता है, जहां बिक्री और वितरण प्रभावित होते हैं। इसने खुदरा आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास और उपभोग कारखानों या अन्य थोक खरीदारों के लिए सीधी आपूर्ति में बाधा बढ़ा दी है। ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी आए थे, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से, और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है। और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। रिपोर्ट सिर्फ यही नहीं है, इसके बाद भी कई रिपोर्टें आई, कईयों ने सबमिट की, जैसे कि मोन्टेक सिंह अहलुवालिया की रिपोर्ट, जिसमें कृषि में नियंत्रण के तहत टास्क फोर्स ने 7 अवलोकन किए, जिनमें से 2 आवश्यक चीजें अधिनियम और एपीएमसी के आसपास हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम एक केंद्रीय विधान है, जिसके तहत राज्यों को कृषि उपज के भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण पर सभी प्रकार के प्रतिबंध लगाने के लिए सक्षम किया जाता है। इन नियंत्रणों को इस आधार पर उचित ठहराया गया है कि वो जमाखोरी और अन्य प्रकार की सट्टा गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उम्मीद करते हैं कि कृषि की इस आत्मकथा को समझने में आपको हमारी इस खास पेशकश से आसानी हुई होगी। लगातार नए नए अपडेट्स और नए फैक्ट्स के साथ आपके बीच में आएंगे। अभी के लिए इजाजत दें, खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।